पटना में दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद फिर एक बार चर्चा में आ चुका है पीएफआई। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनीस अहमद, जो कि जनरल सेक्रेटरी है पीएफआई के। सबसे पहले तो ये कि कोई भी मामला हो, कोई भी इंसिडेंट हो, पीएफआई का नाम ही क्यों? देखिए, ये एक असल में गवर्नमेंट को इसका जवाब देना है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2014 के बाद इंडिया में कहीं पर भी कुछ भी हो सबसे पहले पीएफआई का नाम डाला जाता है। आप देखेंगे खरौली में हमारा नाम डाला गया, एसपी ने आकर कहा नो पीएफआई लिंक। खरगोन में तो चिल्ला कर कहा गया पीएफआई लिंक, कुछ भी सामने नहीं आया। कानपुर में भी पीएफआई लिंक, कुछ भी सामने नहीं आया। तो एक ट्रेंड अगर आप देखेंगे 2014 से है कि इंडिया में कुछ भी हो एक पीएफआई का नाम लाया जाता है। उससे एक रीज़न ये है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है और उनके जो हिंदुत्व पॉलिसीज उनको हम बहुत मुखालिफ करते आए फ्रॉम डे वन, और इसलिए एक टारगेट चल रहा है पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने के लिए। सिर्फ इल्ज़ामात नहीं, आप जानते होंगे बड़े बड़े एजेंसीज को हमारे पीछे लगाए गए हैं, ईडी एनआईए सब लोग हमारे पीछे हैं, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। सो दिस इज पार्ट ऑफ द विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। लेकिन जो दो गिरफ्तारी हुई है उसमें क्लियरली जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा रहे हैं कि पीएफआई के ही दोनों व्यक्ति थे, तो ऐसे में आप किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं फिर? देखिए, नंबर वन, कोई भी डॉक्यूमेंट में वो पॉपुलर फ्रंट के मेंबर हैं करके नहीं है, पुलिस का क्लेम है। तो कल जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो दोनों पॉपुलर फ्रंट के मेंबर नहीं है, हमने हमारे स्टेट से कंफर्म करके हमने मीडिया में प्रेस में भी दिया है। लेकिन अब जो एफआईआर उन्होंने बनाया, एफआईआर में उन्होंने क्या किया है कि पॉपुलर फ्रंट के बहुत सारे लोगों का नाम उसके अंदर ऐड किया है। तो इनिशियली जो लोग अरेस्ट हुए हैं हमारा मानना बेकसूर है, क्योंकि सिर्फ पॉपुलर फ्रंट को फंसाने के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। उसमें से एक आदमी जो ऑफिस का ओनर था उसको बुलाया गया, इंक्वायरी किया गया, छोड़ा गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वापस पकड़ा गया। तो ये पुलिस का एक वर्जन है, और ये वर्जन में अगर आप देखेंगे, आप कल से क्रोनोलॉजी देखिए। सुबह को आकर बताया गया बड़ा टेरर कैंप है, दोपहर पहुंचते गए कहने लगे कि नरेंद्र मोदी के विजिट को टारगेट किया जा रहा है। शाम पहुंचते एसएसपी ने कहा नरेंद्र मोदी के विजिट और इसमें कुछ भी लिंक नहीं है। तो ये वर्जन चेंज होते होते और आज आपने देखा आर्म्स ट्रेनिंग का एक आर्म्स ट्रेनिंग भी नहीं, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का एक आ गया। तो ये पूरा का पूरा वर्जन पुलिस खुद बदल रही है, इससे पता चल रहा है फेक केस है। अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, जो दो गिरफ्तार हुए आतंकी जो बताए जा रहे हैं संदिग्ध आतंकी, उसमें जो है एक का जो भाई है वो 2013 में जो बम ब्लास्ट हुआ था मोदी के रैली में, उसमें कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार माना जा रहा है। तो ये किस तरह से जो है देख रहे हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो तमाम लिंक्स है या फिर जो प्रूफ है जो बता रहे कि जो एजेंसी से उनके पास पुख्ता प्रूफ है कि वो पीएफआई का मेंबर था, तो फिर किस तरह से आप ये डिनाई कर रहे हैं? सबसे पहले उन्हें चाहिए मीडिया के सामने प्रूफ को रखना चाहिए कि पीएफआई का मेंबर है करके क्या प्रूफ है। नंबर वन, ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है। कल अगर आप देखेंगे एफआईआर भी आपने पढ़ा होगा, पूरे एफआईआर में एक डॉक्यूमेंट को रखा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें और कुछ भी नहीं मिले, हमें क्या मिला है, थोड़े इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। अब वो इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट क्या है, मीडिया को पूछना है। नंबर वन बताता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट जब भी कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है हम उसको प्रिंट करते हैं, पब्लिकली सर्कुलेट करते हैं, मीडिया, गवर्नमेंट, हर किसी को हम भेजते हैं, और साथ ही साथ वेबसाइट में भी हम पब्लिश करते हैं, ऑफिशियल पेजेस में डालते हैं। एक डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा कि 2047 इंडिया को इस्लामी राष्ट्र बनाना, ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले बार अगर आप देखते हैं पब्लिक डोमेन में आया था 2020 या 21 में यूपी में एक बस्ती केस में एक पॉपुलर फ्रंट मेंबर को अरेस्ट किया गया था, वहाँ पर इसको लाया गया था। अभी हम देखते हैं, और उस एफआईआर अगर चार्जशीट अगर आप देखेंगे उसमें क्लियर नहीं है डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ पर कल जो एसपी ने प्रेजेंट किया वेरी क्लियर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब हम 100% कहते हैं कि केस पहले से ही बन गया था, पॉपुलर फ्रंट के पूरे बिहार स्टेट के लीडरों का नाम उसके अंदर पहले ऐड किया गया था, और ये डॉक्यूमेंट बिहार पुलिस ने नहीं बनाया। 2047 जो इस्लामिक, ये असल में कोई अपर हाइप से उन्हें आया हुआ एक डॉक्यूमेंट है, एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत एक केस फ्रेम किया गया, और पुलिस के चेंजिंग नैरेटिव से आपको पता चलता है कि कंप्लीटली फैब्रिकेटेड है। हम लगातार देख रहे हैं कि केरला में भी जो है पीएफआई का काफी एक्टिव माहौल जो है वो देखा जा रहा है, अलग अलग रैलीज की जा रही है, बच्चों से यहाँ तक कि नारे लगवाए जा रहे हैं। कितना जायज़ मानते हैं इसे? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से नारे लगवाना देश के विरोध में या फिर पार्टी के विरोध में, चलिए पार्टी के विरोध में फिर मान लेते हैं, देश के विरोध में तक नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपका कनेक्शन जो है वो एसडीपीआई से भी सामने आ रहा है। तो हाउ इज इज पॉसिबल कि सारा जो है सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है कि सिर्फ पीएफआई का नाम सामने आ रहा है? देखिए, सिर्फ पीएफआई का नहीं, अभी आप खरौली में देखेंगे, खरौली में तो वहाँ का आरएसएस के शाखा प्रमुख का नाम आया है, सिर्फ पीएफआई का नाम नहीं आ रहा है। अगर आप हर इंक्वायरीज देखेंगे उसमें अलग अलग संगठन का आ रहा है, पीएफआई का बढ़ाया जा रहा है। अब सिर्फ केरला में पीएफआई एक्टिव नहीं है, उतने बड़े प्रोग्राम सिर्फ केरला में हमने नहीं किए, पूरे इंडिया में किए हैं। दूसरा चीज़ जो रैली के बारे में आपने बताया, रैली में भी हमने उसी वक्त क्लियरली मीडिया के सामने रखा था। पॉपुलर फ्रंट के हर प्रोग्राम में एक डिफाइंड स्लोगन्स का डॉक्यूमेंट होता है जो हम पब्लिश भी करते हैं।
वो बच्चा जो आया था उसने अपने हिसाब से एक रैली नारेबाजी की थी, और उस नारे में भी जो है उसने ना तो देश के खिलाफ बोला था, ना तो हिंदुओं के खिलाफ बोला था, ना तो क्रिश्चियनों के खिलाफ बोला था, उसने संघ परिवार के खिलाफ बोला था। चलो वो भी रहा तो, लेकिन वो चीज़ को भी हमने क्या कहा है कि ऐसे चंद बातें उसमें कही गई हैं जो हम एंडोर्स नहीं करते, लेकिन एक फिज़ा ऐसी बनाई गई थी कि कुछ भी हो उस चीज़ को क्या करते हैं कि एक देशद्रोह। देखिए, एक देशद्रोह जो है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर देशद्रोह होता तो क्या आपको लगता पॉपुलर फ्रंट इतने बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, और आप तो मीडिया के लोग, आप लोग जानते हैं देशद्रोह का इल्ज़ाम हम पर कब से लग रहा है, 2014 से लग रहा है। तो 2014 से ओपनली देशद्रोह का काम कर रहे हैं क्या पॉपुलर फ्रंट, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? और दूसरा चीज़ आपको बताता हूँ कि आपने पूछा हर जगह हर चीज़ में पॉपुलर फ्रंट का नाम आ रहा है। इसमें तो आपको भी डाउट नहीं होगा कि आज इंडिया में सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग पीएफआई पर हो रहा है। हमारे फ़ोन ट्रैप्ड हैं, हमारे ऑफिस के बाहर अभी आप देखेंगे पूरा पुलिस का एक घेरा होता है। इसके बावजूद भी पॉपुलर फ्रंट जाकर दंगे कर सकता है, इसके बावजूद भी पॉपुलर फ्रंट जाकर आर्म्स ट्रेनिंग करता है। तो पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस अपने ऊपर शक कर रही है। तो पहले क्या था, 2014-15 में लोग सच मानते थे इन एलिगेशन को, लेकिन आज लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई क्या क्या कहोगे आप? एक तंजीम जिसको आप इतना सर्वेलेंस में रोके हो, वो तंजीम ऐसे आप प्रेजेंट कर रहे हो कि इंडिया की रॉ या मोसाद या CIA से भी पावरफुल है कि इंडिया में कुछ भी कर सकती है, कोई नहीं खरीद रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि पटना में जो 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं वो निर्दोष है? नंबर 1 देखिए, हमारा मानना है जो हमें मिले हैं कि ये कम्प्लीटली एक फैब्रिकेटेड केस है। वहाँ पर कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, FIR में कुछ भी एविडेंस नहीं किया है जो टेरर लिंक का है। सेकंड, जो डॉक्यूमेंट की आप बात बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड है, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट 2020 में यूपी में एक चार्जशीट में पाई गई थी। ये पूरा का पूरा बिहार का केस जो है ये फैब्रिकेटेड केसेस है, और जो भी एलिगेशंस PFI पर लगे हैं हम उसको चैलेंज करेंगे। तो PFI के मेंबर्स थे या नहीं? 2 जो अरेस्ट हुए हैं वो PFI के मेंबर नहीं थे, लेकिन उस FIR में अभी उन्होंने पूरे बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के PFI के लोगों का नाम ऐड किया है। और ये कितना जायज़ है कि हम कई बार देखते हैं कि PFI की जितनी भी रैलीज होती है उसमें बच्चों तक को बुलाया जाता है, क्यों ऐसा? मतलब कई बार हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कैंपेन चलाया जाता है कि बच्चों में भी जहर उगला जा रहा है एंड ऑल दैट, उसे किस तरह से कहेंगे? नंबर 1, पॉपुलर फ्रंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं ये कल्चरल इवेंट्स होते हैं, फैमिली इवेंट्स होते हैं। अभी हमारा पूरा इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम फ्रीडम कॉन्फ्रेंसेस हैं, एरिया कॉन्फ्रेंसेस है। अगर आप उसमें देखेंगे स्पोर्ट्स इवेंट, कल्चरल इवेंट, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन सब। असल में जो वीडियोस सामने आते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग तरह के ऐसे नारे लगाते हैं जो बाद में क्वेश्चन करता है सीधा PFI की थिंकिंग प्रोसेस पर और उनके रवैये पर कि आखिर इस तरह के स्लोगन्स जो है वो देश के खिलाफ भी क्यों बोले जाए। क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे PFI के कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि सीधे तौर पर जो है देश के विरोध में, कश्मीर के विरोध में, एंटी कश्मीर टाइप के कि भारत का हिस्सा कैसे है। तो इस तरह के स्लोगन्स कितने जायज़ है? नंबर 1, जो भी आपने कहा है, मुझे तो आज पहली बार आपसे पता चला है कि ऐसा एक स्लोगन है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट को स्लोगन से लेकर आज तक कभी भी पॉपुलर फ्रंट पर कोई भी केस नहीं पड़ा है। एक ही इशू जो हुआ है अभी केरला का छोटे बच्चे ने जो एंटी RSS स्लोगन है, अदर देन नथिंग। सेकंड, आपने पूछा पॉपुलर फ्रंट जहर बच्चों के दिमाग के अंदर डाल रहा है, क्या कहीं पर भी आपने कहीं पर पॉपुलर फ्रंट के किसी एक लीडर, पॉपुलर फ्रंट के एक प्रोग्राम में कहीं एक स्पीच सुना है जिसमें हम लोग उनको एंटी हिंदू, एंटी इंडिया और एंटी क्रिश्चियंस के बारे में बता रहे हैं? हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कल्चरल इवेंट होते हैं। लेकिन आप देखते हैं वही RSS ने यहाँ कर्नाटका के अंदर देखिए, कल 2 दिन पहले यहाँ पर एक नान चाकू ट्रेनिंग दिया गया लड़कियों को और लड़कों को। किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में त्रिशूल देकर मुसलमानों को बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं, किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम बोल रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब सेम चीज़ जो है RSS BJP के ऊपर आता है, एवरीथिंग जायज़ है। जब उन पर पुलिस इल्ज़ाम लगाती है, पुलिस झूठी है। जब पुलिस हम पर इल्ज़ाम लगाती है, पुलिस अल्टीमेट सच बात कर रही है। ये डबल स्टैंडर्ड को समझना है।